गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मिडविल पीरियड इन इंडिया और इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो मिडविल पीरियड ऑफ इंडिया है इसके सोर्सेज या इसकी सूचना इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किन चीज़ों के द्वारा हम इस मिडविल पीरियड का हम अध्ययन कर पाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो मिडविल पीरियड के जो सोर्सेज हैं उन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आर्कोलॉजिकल एंड सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होता है जिसके अंदर जैसे कि डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉन एज आर्कोलॉजी। सच सोर्सेज में इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। हिस्ट्री का अध्ययन किसके द्वारा? मनुष्य के व्यक्तियों के अतीत के समय में यूज की हुई चीज़ों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे आर्कोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि कुछ सोर्सेज जैसे कि पेंटिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन शिलालेख है, इनको पढ़कर हम हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं, मेडिवल पीरियड के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज समझ में आ गया। अब इनको हम एक एक पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्मारक, ठीक है। और स्मारक भी कौन से? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक इमारतें, है ना, जो प्राचीन समय में बनाई गई इमारतें हैं और जो आज भी उनके अवशेष हैं, उन्हें कहा जाता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, क्लॉक टावर एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? हमारे हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं, ये हमारे अतीत के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे बहुत सारे जो पुराने महल है, किले हैं, ये क्या कहलाते हैं? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, ये सारे क्या है? मॉन्यूमेंट्स हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्क्रिप्शन। ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? देखो, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन सॉलिड सरफेस सच इज मेटल, रॉक, पिलर्स एंड स्टोन स्ट्रक्चर। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो कठोर, जैसे चट्टान है, मेटल है, बड़े बड़े पत्थर हैं, कठोर पत्थर जो है उन पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन जो है बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी लिखे जाते थे। जो पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो पुराने जो लोग जो थे, अतीत के जो लोग जो थे, वो अपनी बातों को या उनकी जो भी चीज़ें जो होती थी उन्हें गुफाओं पर, पत्थरों पर ऐसे लिख दिया करते थे, तो उन्हें कहा जाता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स के द्वारा भी हम मिडवेल पीरियड के बारे में या हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ ए पीरियड। द लीजेंड्स और राइटिंग ऑन द कॉइन्स जनरली कन्वे द नेम, डेट ऑफ इश्यू, टाइटल एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स एंड एट टाइम इवन देयर डायनेस्टिक एम्ब्लेम। देखो, कॉइन्स क्या होता है? कॉइन्स हमें क्या बताता है? किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है। और उस कॉइन के ऊपर जिस भी शासन व्यवस्था के अंदर जो कॉइन बना हुआ होता है उसमें उसका समय लिखा हुआ होता है, किसने बनवाया होता है वो लिखा होता है, उस राजा का पोर्ट्रेट बना हुआ होता है। तो उस कॉइन के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं जो अतीत में हुई है। एक इकोनॉमी के बारे में कैसे पता चलता है? तो इकोनॉमी के बारे में ऐसे पता चलता है कि जैसे कि कॉइन जो है वो गोल्ड का है तो हमें पता लगेगा कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही मजबूत थी, है ना। जैसे किसी ने सिल्वर का बनाया, फिर किसी ने और छोटी मोटी जैसे मेटल का बना लिया, है ना, किसी ने मिश्र धातु का बनाया। तो इस तरह से कॉइन्स के द्वारा किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट है स्कल्पचर एंड पेंटिंग। Sculptures and painting also provide valuable information about medieval Indian history। जो स्कल्पचर और पेंटिंग वगैरह जो होती थी वो भी क्या है, हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। द ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ द नटराज, जैसे नटराज की जो डांसिंग शिवा की जो मूर्ति जो है उसके द्वारा भी हमें स्कल्पचर के बारे में पता लगता है।
द स्कल्पचर वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, वुड, स्टोन एंड डेप्साइड फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, क्वींस एंड किंग। और ये जो स्कल्पचर जो होती थी, है ना, मूर्तियाँ वगैरह जो होती थी वो देवी देवताओं की होती थी, राजाओं की होती थी, रानियों की होती थी। तो इस तरह से और बहुत अलग अलग मेटल की बनाई हुई ये मूर्तियाँ होती थी। एंड पेंटिंग, और पेंटिंग के द्वारा द पेंटिंग रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ रिलीजन, फॉरेस्ट लाइफ, कोर्ट सीन, mythologic stories, lifestyle of people and food habit of the times. Different style of miniature painting also evolved during this period. देखो पेंटिंग्स वगैरह जो है उसके द्वारा भी हम किसी भी चीज़ के इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे प्राचीन समय जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी, जैसे जंगलों की पेंटिंग बनाई जाती थी, है ना, जैसे कोई उनकी इस रहस्य में कोई कहानियाँ होती थी उनकी बनाई जाती थी, या राजा का दरबार लगा हुआ है उसकी पेंटिंग बनाई जाती थी। और लोगों की फूड हैबिट्स, लोग क्या खाते हैं उनकी बनाई जाती थी। तो उन पेंटिंग को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में लोगों की क्या आदतें होती थी, किस तरह से रहते थे, है ना, उनका दरबार कैसे लगता था। तो हम बहुत सारी जानकारियां हमें इन पेंटिंग्स के द्वारा भी हमें मिल जाती हैं। देन है लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस से हमें कैसे पता चलता है? तो लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? जो किताबें वगैरह जो होती है पुस्तकों के द्वारा, है ना, जो भी राइटिंग जो चीज़ें जो है, राइटिंग टेक्स्ट जो है उसके द्वारा हमें जो मिडिवल पीरियड के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्रॉनिकल रिलीजियस बुक्स है, कोई हिस्टोरियंस है, अकाउंट्स जो जैसे विदेशी जो ट्रैवलर जो है वो हमारे भारत में आए तो उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो उनके द्वारा भी हम जैसे से जान पाते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको बता रहे हैं रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, है ना, रॉयल बायो ऑटोग्राफीज के बाद जैसे शाही आत्मकथाएं। शाही आत्मकथाएं क्या होती है? जैसे जो पुराने राजा वगैरह हुआ करते थे वो क्या करते हैं, अपनी खुद की आत्मकथाएं लिखते थे, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और जो दूसरे उनकी बारे में, राजा के बारे में लिखता है उन्हें कहा जाता है बायोग्राफी। तो बहुत सारे राजा जैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, फतूत फिरोज शाही, बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुझके बाबरीन, तुर्किश, है ना। इस तरह से बहुत सारे राजाओं ने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आमिर राजपूत चीफ प्रिजर्व मेनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर कॉरस्पॉन्डेंस विद द मुगल रूलर्स, रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जैसे किसी एक राजा का दूसरे राज्य से क्या संबंध रहा है ना, उन्होंने कोई संधि वगैरह करी है, या फिर कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो रखे जाते थे। देन क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को, इतिहास की किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप से समय के अनुसार जो जो घटनाएं घटी है उसे क्रमबद्ध रूप से उन्हें सही तरीके से रखना क्या कहलाता है? क्रॉनिकल्स कहलाता है। तो जियादुन बरूनी जो था क्या 14वीं सेंचुरी का एक क्रॉनिकलर था, जिसने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे बलबन के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध रूप में उसे रखा था। देन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉरेन ट्रेवलर्स में जैसे कोई बाहरी जो व्यक्ति जो थे, जो हमारे भारत के अंदर आते थे, किसी शासन किसी भी राजा के कोर्ट में रहते थे, तो उसे कहा जाता था फॉरेन ट्रेवलर, और वो उस राजा के बारे में लिखते थे। तो अपने जो उनका जो एक्सपीरियंस जो होता था, उन्होंने जो वहाँ पर देखा गया होता था, तो उस चीज़ को वो लिखते थे, तो उसे कहा जाता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। आज हम सिर्फ यहीं तक ही पढ़ेंगे। आज मैं अपना होमवर्क बता रही हूँ। फर्स्ट है व्हाट वर द रॉयल ऑटोबायोग्राफी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। व्हाट वर द रॉयल ऑटोग्राफी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो इसका आंसर है 105 पेज नंबर। यहां से करेंगे। फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फतुह फिरोज शाही। बाबर रोट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुझके बाबरीन तुर्गेश। ठीक है, कि जो है शाही ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो शाही ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देन नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। और व्हाट आर इंस्क्रिप्शन। व्हाट आर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो यहां से करेंगे।
समझा तो मैंने दिया आपको, इंस्क्रिप्शन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना।